friend, today we are starting the chapter ratio analysis. In other words, we can also say that this chapter is known as accounting ratios. जैसे हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स हम लोग क्या किया कि टी फॉर्म को कन्वर्ट किया वी फॉर्म में, मतलब वर्टिकल स्टेटमेंट में, और उससे हमने कुछ कंक्लूजन बाहर निकाला कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ कंपनी इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, शेयरहोल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, या हम लोग बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल कैसा था। अब वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं दूसरे फॉर्म में। तो रेशो एनालिसिस मीन्स एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट with the help of accounting ratio and to draw the conclusion about the profitability, solvency in terms of short term solvency and long term solvency and the efficiency of the management. आप देखो कि एग्जाम्पल के लिए हम जब देखते हैं कि हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, अगर वो टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो जाए तो हमारा हेल्थ ख़राब हो जाता है, और कम भी हो जाए तो भी हमारा हेल्थ ख़राब हो जाता है। तो जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि यह एक साइंस है, और साइंस के हिसाब से हमारे बॉडी का इतना टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। ये हमारा पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट एक्सपीरियंस, साइंटिफिकली ये सब प्रूव हो चुका है। उसी तरह से जब हम कंपनी का हेल्थ देखना चाहते हैं कि उसकी सॉल्वेंसी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, तो उस समय ये अकाउंटिंग रेशो हमको हेल्प करता है। तो अकाउंटिंग रेशो जिस तरह से ब्लड टेस्ट होता है, एक रिजल्ट आता है, और ब्लड टेस्ट देखने के बाद डॉक्टर एक फैसला करता है कि आपका हेल्थ कैसा है। उसी प्रकार से जब हम लोग रेशो कैलकुलेट करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है, तो हम लोग उस रिज़ल्ट को देखकर एक जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है मार्केट में या पूरे वर्ल्ड में, कि जैसे एग्जांपल के लिए करंट रेशो का स्टैंडर्ड है 2:1। अगर कंपनी का करंट रेशो 2:1 है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन फेवरेबल है। तो इस तरह से अगर मुझे कंपनी का हेल्थ देखना है तो आप उसके रेशोज़ देख लो। रेशो निकालने के बाद जो आंसर आता है उससे आपको पता चल जाएगी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है या नहीं, सॉल्वेंसी कैसी है, उसका एफिशिएंसी कैसा है, वो सब हम लोग एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 21 रेशोज़ है। अब 21 रेशो को मैंने टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। बैलेंस शीट रेशो, जिसमें दोनों के दोनों आइटम, दोनों के दोनों फिगर्स हम बैलेंस शीट से लेंगे। जैसे करंट रेशो क्या है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स बैलेंस शीट से लिया गया और करंट लायबिलिटी भी बैलेंस शीट से लिया गया, इसलिए ये क्या हो गया, बैलेंस शीट रेशो। तो बैलेंस शीट रेशो हम लोग देखेंगे टोटल 6 बैलेंस शीट रेशोज़ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लिप में इनकम स्टेटमेंट रेशो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशो, वो भी टोटल 6 रेशो है। वो उसके अंदर दोनों का दोनों अमाउंट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से लेंगे। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मिला और नेट सेल्स भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मिला। तो इस तरह से 6 रेशो फ्रॉम द बैलेंस शीट, 6 रेशोज फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टोटल हो गए 12। और बाकी के जो 9 रेशोज है उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड रेशो या कंपोजिट रेशो। उसमें से एक अमाउंट हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से लेंगे, तो एक अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट से लेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट रेशो, कंबाइंड रेशो। तो इस तरह से 6 बैलेंस शीट रेशो, 6 प्रॉफिट लॉस अकाउंट रेशो और 9 कंबाइंड रेशो। तो इस क्लिप में हम लोग बैलेंस शीट रेशो देखेंगे, उसका आप लोग ध्यान दीजिए। मैं उसको शॉर्टकट में सॉल्व करूँगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है सेट किया हुआ है उसके साथ हम लोग अपने आंसर को मैच करेंगे और कुछ कमेंट्स पास करेंगे कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। साथ साथ में देखिए कि रेशो, व्हाई दिस रेशो इज कैलकुलेटेड, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये रेशो कैलकुलेट करके हमको क्या मिलता है, बराबर। तो हम लोग सबसे पहले इस क्लिप में चालू करते हैं बैलेंस शीट रेशो। तो आप लोग देखिए, तो मैंने एक सम यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर्म में तैयार करके रखा है कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2010 है। On the liability side 1000 equity shares of ₹10 है।
10,000, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,000, जनरल रिजर्व है 6,000, 10% डिबेंचर 20,000, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट है। असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कैश, डेटा, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। तो ये आपका बैलेंस शीट है। अब इस बैलेंस शीट में हम लोग रेशो निकालेंगे। तो सबसे पहला बैलेंस शीट में आता है करंट रेशो। करंट रेशो को हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल सकते हैं, सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी बोल सकते हैं। ठीक है, या कभी कभी इसको 2:1 रेशो भी बोलते हैं। तो जैसा आपको पता है कि नाम से पता चल रहा है करंट रेशो, तो फॉर्मूला हो जाएगा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स में क्या क्या आता है, क्विक असेट्स और नॉन क्विक एसेट्स दोनों आते हैं। करंट असेट्स मीन्स द असेट्स दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश इन current period, means in 1 year, that is current assets. A current liability, the for which payment arise in 1 year in current period, that is current liability. अब current assets में एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोल सकता हूँ कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब क्या आपके करंट असेट्स है। करंट लायबिलिटी में हम लोग देखेंगे तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्री रिसीव्ड इनकम, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनक्लेम डिविडेंड, ये सब आपका क्या है करंट लायबिलिटीज। अब इस सब में देखो तो एक 4 करंट असेट्स है, कैश, डेटर्स, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। तो 3 + 4 7 + 9 16 + 1 क्या आपका हो गया 17,000। करंट लायबिलिटी में देखो तो यहाँ पर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। 2 + 3 5 + 1 6,000। तो 17,000 डिवाइड बाय हम लोग 6,000 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2.83 और इसको लिखते हैं 1:1। जैसे कि इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किया गया है मार्केट में 2:1, तो आपका स्टैंडर्ड है 2:1 और आंसर आ रहा है 2.83:1, दैट इज नियर द स्टैंडर्ड। तो आप बोल सकते हो कि आपका करंट रेशो फेवरेबल है। अगर आपका आंसर 1.5 आता 1:1 या 1:1 आता तो आपका करंट रेशो अनफेवरेबल है। तो करंट रेशो देखकर आपको क्या पता चलता है, व्हाट इट इंडिकेटेड। तो करंट रेशो इंडिकेटेड द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी, मींस कंपनी इज कैपेबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। एग्जाम्पल के लिए कल को अगर क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल आके खड़े होकर हमारा पैसा मांगे कि भाई हमारा पैसा दो, तो हमारे पास इतना करंट असेट्स है कि हम उनको पेमेंट कर सकते हैं। मतलब करंट असेट्स करंट लायबिलिटी का डबल होना चाहिए। तो ये हमारा जो आंसर आया 2.83:1, दैट इज फेवरेबल। तो कमेंट्स ऐसा लिख सकते हैं कि हियर करंट रेशियो इज फेवरेबल बिकॉज इट इज इक्वल, इट इज जस्ट मोर देन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इट signifies that company is having the sufficient current assets to pay the current liability. Then working capital position of the company is satisfactory. Short term solvency position of the company is satisfactory. और कंपनी इज क्रेडिट वर्दी, मतलब कल को सप्लायर से अगर कंपनी उधार मांगती है तो सप्लायर उधारी देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो गया एक करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद जो सेकंड रेशो है उसको हम लोग बोलते हैं क्विक रेशो। क्विक कोई बोलते हैं लिक्विड रेशो, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो
ठीक है, एसिड टेस्ट रेशो। तो जो हेडिंग है वही आपका फॉर्मूला है, क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। सम टाइम करंट लायबिलिटी भी होता है। तो अगर आप कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन देखना चाहते हो तो कैलकुलेट द क्विक रेशो, या इमीडिएट सॉल्वेंसी पोजीशन देखना चाहते हो तो आपको क्विक रेशो निकालना पड़ेगा। करंट असेट्स में क्विक असेट्स और नॉन क्विक असेट्स दोनों होता है। उसी तरह से करंट लायबिलिटी में क्विक लायबिलिटी प्लस नॉन क्विक लायबिलिटी दोनों होता है। आप नॉन क्विक असेट्स को हटा दो और नॉन क्विक लायबिलिटी को हटा दो तो क्विक असेट्स और क्विक लायबिलिटी बचता है। इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन क्विक असेट्स में दो असेट्स ऐसे जो नॉन क्विक है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, और नॉन क्विक लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट और प्री रिसीव्ड इनकम, या आपके क्या है, नॉन क्विक लायबिलिटी। तो अगर हम लोग करंट असेट्स चाहते हैं तो क्विक असेट्स लेंगे, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि क्विक असेट्स चाहते हैं तो करंट असेट्स में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को निकाल दो, और क्विक लायबिलिटी चाहते हो तो करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट और प्री रिसीव्ड इनकम निकाल दो, तो आपको मिल जाएगा क्विक लायबिलिटी। अब इस सम के अंदर आप देखो तो कैश और डेटर्स ये दो आपके क्विक असेट्स है, तो 3 + 4 7,000 है, और क्विक लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक लायबिलिटी में आता है, तो 2 + 3 5,000। तो आंसर आ गया 7,000 / 5,000, तो 1.4:1 लिखते हैं, और इसका स्टैंडर्ड है 1:1। अगर आपका आंसर 1 या थोड़ा सा 1 से बड़ा आता है तो दैट इज़ फेवरेबल। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हियर क्विक रेशो इज फेवरेबल, liquidity position of the company is favorable, company is having a sufficient quick assets to pay the quick liabilities। जैसा अगर कंपनी को क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, बिल्स पेबल को पेमेंट करना है, तो कंपनी के पास सफिशिएंट क्विक असेट्स है। तो ये आपका हो गया क्विक रेशो। तो करंट रेशो में हम लोग सॉल्वेंसी पोजीशन देखते हैं, और क्विक रेशो में इमीडिएट सॉल्वेंसी पोजीशन देखते हैं। ये याद रखो कि नॉन क्विक असेट्स में दो ही असेट्स आता है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, और नॉन क्विक लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट और प्री रिसीव्ड इनकम आता है। ये हो गया 2। अब हम लोग थर्ड रेशो देखते हैं, प्रोप्राइटरी रेशो। जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड रेशो, नेट वर्थ रेशो। ठीक है, तो फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। तो प्रोप्राइटर्स फंड में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। जो हम लोगों ने वर्टिकल करते समय, बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट करते समय जो सबसे पहला नंबर था शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड को ही हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड बोलते हैं। टोटल असेट्स जब हम लोग बोलते हैं तो फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स, तो उसको बोलते हैं टोटल असेट्स। अब इस सम में इक्विटी शेयर्स 10,000, प्रेफरेंस शेयर्स 5,000, जनरल रिजर्व 6,000, तो 21,000 हो गया। 21,000 में से 5,000 चला गया तो हमारा आ गया 16,000। फिर से देखो 10,000 इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स 5,000, जनरल रिजर्व 6,000 माइनस फिक्टिशियस एसेट्स 5,000, 16,000।
टोटल असेट्स में फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स है। तो ये 21,000 फिक्स असेट्स, 4,000 इन्वेस्टमेंट और 3,000 प्लस 4,000 प्लस 9,000 प्लस 1,000, ये हो गया 42,000 इंटू 100। तो 16,000 डिवाइड बाय 42,000, तो आंसर आ रहा है 38.10% इंटू 100, इसलिए इसका आंसर परसेंटेज में आया। इसका स्टैंडर्ड है 50% टू 65%। अगर आप देखो तो टोटल असेट्स में प्रोप्राइटर्स फंड कितना है, प्रोप्राइटर्स मीन्स घर का पैसा कितना है, कंपनी में जो टोटल असेट्स है उसमें घर के पैसे कितने लगे हुए हैं। अगर घर का पैसा आप कितना लगाए मिल जाता है तो बाहर का पैसा कितना लगा है वो अपने आप पता चल जाता है। जैसे कि 38% हमारा आ रहा है, तो 100 रुपीज़ अगर आपका टोटल असेट्स है उसमें से 38 रुपीज़ हमारा घर का पैसा है और बाकी का 62 रुपीज़ या 62% आउटसाइडर है। इसका मतलब टोटल असेट्स में घर का इन्वेस्टमेंट 30-80% है। तो देखा जाए तो कंपनी इज मोर डिपेंड्स ऑन द आउटसाइड फंड देन द ओन फंड। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि अगर 50% से 65% आता है तो कंपनी इज मोर डिपेंड ऑन द ओन फंड देन द आउटसाइड फंड। ओन फंड्स पे डिपेंड होने का मतलब हो गया है कि कल को प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट हमको मिलेगा। अब इस केस में अगर कंपनी को प्रॉफिट भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमको बाहर वाले को देना पड़ेगा। अब ये रेशो क्यों निकालते हैं? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखने के लिए रेशो निकालते हैं। अगर हमको किसी बैंक से लोन लेना है तो बैंक क्या करती है, अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना है तो प्रोप्राइटरी रेशो देखती है, और शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो करंट रेशो और क्विक रेशो देखती है। तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशो से अगर आप इंडिकेट कर रहा है कि आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 62% लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, बाहर का पैसा लगा हुआ है। तो proprietary ratio here is unfavorable. It indicated that company is more depends on the outside fund. Long term financial position of the company is not stable. ठीक है, ये हो गया रेशो नंबर 3। अब रेशो नंबर 4 है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट मतलब ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी मतलब ही शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड। तो फॉर्मूला बन गया डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो डेब्ट के अंदर क्या आ गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इक्विटी के अंदर आ गया शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब क्या है आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डेब्ट है। इक्विटी मीन्स प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड। और इस सम के हिसाब से डिबेंचर यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इक्विटी हमने देखा कि 10,000 प्लस 515 प्लस 6 21,000 माइनस 5,000, तो 16,000 आपका इक्विटी है। इंटू 100 करना नहीं है, तो 20,000 डिवाइड बाय 16,000, तो आंसर आ रहा है 1.25:1। इसका स्टैंडर्ड है 2:1, लेकिन आंसर बिलो आना चाहिए। अगर आपका आंसर 2:1 के नीचे आता है तो फेवरेबल है, डेब्ट इक्विटी रेशो ऑफ द कंपनी इज फेवरेबल। और यहाँ पे 1.25 आ रहा है, इसका मतलब डेब्ट इक्विटी रेशो ऑफ द कंपनी इज फेवरेबल। तो देखा जाए तो कंपनी इज लॉन्ग डेब्ट इक्विटी में यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मार्केट से 2:1, और हमारा आंसर आ रहा है 1.25। तो कंपनी इज हैविंग द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मोर देन द इक्विटी। तो हमारे पास बोरोड फंड ज़्यादा है, आउटसाइडर्स फंड ज़्यादा है। इस केस में अगर कंपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोरो करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो ये आपका हो गया डेब्ट इक्विटी रेशो।
तो इट इंडिकेटेड द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, द रेशियो मस्ट बी बिलो द 2:1। फिर रेशियो नंबर 5 है स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100। तो वर्किंग कैपिटल में क्लोजिंग स्टॉक का वेटेज कितना है? वर्किंग कैपिटल हमको पता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर है 9000, करंट असेट्स 3 + 4 7 और 9 16 + 1 तो 17,000 है, और करंट लायबिलिटी 5 + 1 6,000, तो वर्किंग कैपिटल हो गया 11,000। तो 11,000 इंटू 100, तो 9,000 डिवाइड बाय 11,000, तो आंसर आ गया 81.82%। इसका स्टैंडर्ड है 75%, मतलब वर्किंग कैपिटल में क्लोजिंग स्टॉक का वेटेज 75% होना चाहिए। अगर 81% आ रहा है इसका मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर बर्डन है, मार्केट में हमारा स्टॉक सेल नहीं हो रहा है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पता चलता है कि मैनेजमेंट इज़ नॉट एफिशिएंट टू कंट्रोल द स्टॉक। बाइंग एंड सेलिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो आपका आंसर नियर बाय 75% आना चाहिए, कम भी नहीं आना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए। कम आने का मतलब आपके गोडाउन में स्टॉक बहुत कम है, मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते हैं, मार्केट में आपका सेल ज़्यादा नहीं है। और ओवर बर्डन आने का मतलब हो गया कि आपने माल तो बना दिया लेकिन उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। तो अगर आपको स्टॉक को मूवमेंट देखना है तो स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। और लास्ट जो बैलेंस शीट रेशो है लेवरेज रेशो, इसी को बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशो या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। कंपनी के पास दो टाइप का बर्डन होता है। फिक्स बर्डन होता है जैसा इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ बर्डन होता है या फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को हमको फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हम लोग अमाउंट लिखेंगे वो ऐसा अमाउंट लिखेंगे जिसपे हमको फिक्स रिटर्न देना पड़ता है। जैसे इस सब में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और डिबेंचर है, हर साल मुझे फिक्स 9% डिविडेंड देना पड़ेगा और यहाँ पे फिक्स 10% डिबेंचर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5,000 और डिबेंचर है 20,000, तो 25,000 हो गया। इक्विटी शेयर्स है 10,000, रिजर्व सरप्लस 6,000 है और माइनस 5,000 फिक्टिशियस एसेट्स, तो 25,000 डिवाइड बाय 11,000, तो हमारा आंसर आ गया 2.27:1। अगर इसका आंसर बिलो 1 आता है तो उसे बोलते हैं कंपनी से लो गियर्ड, और मोर देन 1 आता है तो कंपनी हाई गियर्ड। लो गियर्ड का मतलब होता है कि कंपनी मोर डिपेंड्स ऑन द इक्विटी शेयर्स, और हाई गियर आता है तो कंपनी मोर डिपेंड्स ऑन द आउटसाइड फंड। हायर रेशियो या हाई गियर क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास फिक्स बर्डन ज़्यादा है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट करना ही करना है, फिक्स रिटर्न देना ही देना है। हाँ, कोई ऐसी कंपनी जो मार्केट में नई आती है, उनको पता है कि मार्केट में हमारा डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में उस समय हमको अपना कैपिटल गियरिंग रेशो लो गियर पर रखना चाहिए, मतलब
इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड ज़्यादा होना चाहिए, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स कम रखना चाहिए। जैसे जैसे कंपनी की प्रॉस्पेरिटी हो गई, डिमांड हो गया है, अच्छा खासा इनकम हो रहा है, तो दे कैन borrow the much loan from the market to increase their बिजनेस। तो उस केस में हाई गियर भी अच्छा होता है। तो इस तरह से आप देखो तो यहाँ पे आंसर 2.27 आए। इसका मतलब कंपनी इज हाई गियर्ड, और हाई गियर इज इंडिकेटेड दैट मोर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, मीन्स मोर फिक्स बर्डन एंड द लेस फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। तो इस क्लिप में हमने टोटल 6 रेशो देखे। करंट रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, स्टैंडर्ड है 2:1। क्विक रेशो, क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी, स्टैंडर्ड है 1:1। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स इंटू 100, स्टैंडर्ड है 50 to 65%। फोर्थ देखा डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड, इसका स्टैंडर्ड 2:1, लेकिन लोअर रेशो फेवरेबल होता है। फिर हमने देखा स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो, तो क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इंटू 100, 75% इसका स्टैंडर्ड है। हाई रेशो आने का मतलब होता है ओवर बर्डन ऑफ स्टॉक इन द वर्किंग कैपिटल। फिर 6 देखा लेवरेज रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, या इसको कहते हैं कैपिटल गेयरिंग रेशो। तो जो ऊपर साइड है वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट आता है, और नीचे इक्विटी शेयर्स प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स आता है। अगर आपका आंसर बिलो 1 है मतलब कंपनी इज लो गियर्ड, कंपनी मोर डिपेंड्स ऑन द ओन फंड, मीन्स कंपनी इज पेइंग द मोर डिविडेंड लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और आपका आंसर 1 रुपये के ऊपर आता है मीन्स कंपनी इज हाई गियर्ड, और हाई गियर्ड मीन्स कंपनी मोर डिपेंड्स ऑन द आउटसाइड फंड, more amount of interest and less amount of dividend. Thank you for watching this clip. Have a nice day from the Rakesh sir.